सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को और मंजरी वर्मा रेणु चतुर्वेदी और मंजरी वर्मा का नमस्कार। और देखिए बहुत एकदम स्टूडियो में आज थोड़ी हरी भरी सी रौनक आ गई है। भाई स्टूडियो में तो आनी है, बाहर इतनी छाई हुई थी, हमने कहा लाओ एक मुट्ठी लेकर यहाँ पर भी बैठ जाएं। अपनी जब श्रोता मिलते हैं तो लगता है जो भी चीज हमें खुशियों की मिले वो एक साथ साझा कर ले, है ना। जी बिल्कुल। तो भाई ये तो है कि हम हरियाली लेकर आए हैं। हाँ। और इसलिए हरा भरा नमस्कार भी कह सकते हैं ना। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि भाई हरा भरा नमस्कार इसलिए भी कह सकते हैं कि हम बता दें साफ साफ रेणु जी कि ये हरियाली आ रही है रेणु जी की तरफ से। अरे नहीं ऐसा नहीं है, ये तो देखो जब मन खुश तब हरियाली है ना। जी। और आज जब हम अपने साथियों से मिलने बैठे हैं तो पहले ये बता दें कि हमारा देश बहुत समृद्ध है। तो आज हम कश्मीर की पेपर मैशी कला, ऐसा नहीं है सिर्फ कश्मीर तक है, कहाँ कहाँ फैली है, कैसे होती है, इसके बारे में बताएंगे। और सखी विशेष का दिन है तो हम साहित्यकार गगन गिल के बारे में बात करेंगे। और वहीं आज है कारगिल विजय दिवस, इसके बारे में बात होगी। और सावन की महिमा है क्योंकि सावन का त्योहार शुरू हो चुका है। भाई एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हम जो छोड़ रहे हैं। हाँ। जो त्योहार शुरू हुआ है यानी ओलंपिक का, उसमें जो हमारी प्यारी प्यारी बच्चियों ने बाजी मारी है, या यूं कहें कि हमारे जो भी खिलाड़ी गए और जो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं उसके बारे में भी हम जरूर बात करेंगे। लेकिन शुरुआत हमारी आज श्रावण मास के बारे में। और बहुत सारे लोग जो है ना, वैसे तो बहुत सारी जगहों पर सावन मास शुरू हो गया है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर 15 दिन बाद शुरू होता है। तो ये हमारे देश में विविधता की बात है। लेकिन हमारे साथी बहुत सुंदर सुंदर लिखकर भेज रहे हैं। महिमा की तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो कविता है उसका स्वागत करते हैं। बिल्कुल रेणु जी, हमारे एक श्रोता साथी उन्होंने लिखकर भेजा है सावन पर कविता। सावन आया इसका शीर्षक है। सावन आया धरती का आंचल मुस्काया, रिमझिम पड़े फुहारे, गुंजन करती प्रेम पुकारे, संयोगी मन है हर्षाया। सावन आया खेतों में फैली हरियाली, घिरी घटाएं काली काली, पंकिल पथ ने गति ठहराया। सावन आया ताल तलैया भरे लबालब, दादुर मोर पपीहा का रव, गीतों ने सब दुख बिसराया। सावन आया वाह। संत हृदय यह मास सुहावन, चिंतन मनन परम मन भावन, झूलों ने तन मन सरसाया। सावन आया शिव जी का यह मास कहाता, पूजा पाठ सबे मन भाता, हर हर महादेव स्वर छाया। सावन आया कविगण मनस कुलांचे मारे, हरदम मधुमय गीत उचारे, अवनी और अंबर ने गाया। सावन आया वाह। हर्षित है मेरा उद्यान, मिटा सभी के मन का मलान, जिसने प्रभु को खोजा पाया। सावन आया जगा है सबके मन अध्यात्म, करते सभी निरीक्षण आत्म, यह सब है शिव जी की माया। सावन आया बहुत ही प्यारी सी ये कविता लिखकर भेजी हमारी श्रोता ने। और एक बात और है, आज जो हमने एक और विषय है देने की कला, क्योंकि सावन से याद आ गया कि हम इस समय बहुत पूजा पाठ करते हैं। हमारे साथी मौका ढूंढते रहते हैं कि कैसे हम अपने आप को इस सांसारिक उससे हटाकर कहीं अपने आप को पूजा अर्चन में लगा लें, दान दें, यानी कि और लोगों के बारे में भी सोचें। तो देने की क्या कला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और मंजरी ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि फेसबुक पर हमारे साथियों ने देने की कला यानी दान पर विशेष तौर से बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख कर भेजी हैं। लेकिन ये सारगर्भित कविता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे भी सावन जो है वर्षा के रिमझिम फुहारों से सारी धरती है एकदम हरियाली हो जाती है, लगता है हरी चूनर ओढ़ लिया है इसने। और जैसे कि मन एकदम खुश हो ही जाता है ना, क्योंकि चारों ओर पेड़ पौधे लताएं हवा के झोंकों के संग में झूमती रहती हैं और हम सब स्वागत करते ही हैं। और ये जो है अपने महीना जो है वो अपनी झोली में प्रेम, आस्था, एकता और जीवन में रस लेकर आता है। और भोलेनाथ की विशेष पूजा की जाती है, भक्ति होती है और सभी लोग इसमें रम जाते हैं।
सब जगह से जयकारे लगते हैं और ओम नमः शिवाय की गूंज मंत्रों के उच्चार से पूरा वातावरण गुंजायमान हो जाता है। बिल्कुल रेणु जी, और जैसा कि कल रविवार से तो सोमवार सावन शुरू ही हो गया है, तो आज है सावन का सोमवार है पहला, और आज के दिन सभी सुबह से ही पूजा अर्चना में कर गई होंगी मंदिरों में, अगर जाने का जहाँ पर होगा वो जाएंगे, नहीं तो घर पर ही अपने पूजा कर लेते हैं, वो शिवलिंग को जल वगैरह चढ़ा के व्रत रखते हैं बहुत सारे लोग जी। और आज के दिन सब सखियां बहुत अच्छे से तैयार होती, हरे हरे रंग की साड़ियाँ जी, इसलिए खुश है कि हरे रंग की साड़ी और लहरिया वाली तो बहुत अच्छी लगती है, और एक विशेष होता है कि हाथों में मेहंदी लगाने का भी बहुत शुभ माना जाता है। तो बस सखियां सजी धजी होंगी ही, और अब तो अपने काम निपटा करके हमारा प्रोग्राम सुन रही होंगी। बिल्कुल। तो और ये कार्यक्रम भी इन्हीं का है, और जो तुमने कहा बार बार कि सजी सवरी होंगी, उसके साथ साथ पूजन अर्चन सब करती हैं। शिव का पूजन बड़े विधि विधान से किया जाता है, जिसमें अक्षत, जल, दूध, दही, घृत, शहद, पुष्प, फल, बेलपत्र, धतूरा, चंदन, ये सारी चीजें जो बहुत सहज रूप से मिल जाती हैं, वो सब भोले जी को पसंद है। और अगर जल भी उन्हें श्रद्धा से अर्पित कर दिया जाए तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। बस भाव आपका जो है वो भक्ति से भरा हुआ होना चाहिए, प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए। बिल्कुल। और आज के दिन तो भाई भजन कीर्तन इसका भी बड़ा अच्छा सा माहौल बनता है, वातावरण बनता है। घर में लोग ढोलक की थाप पर बढ़िया बढ़िया भजन कीर्तन गाते हैं। कहीं कहीं पर तो लोगों को मजा आता है तो वो जागरण भी कर लेते हैं रेणु जी। और फलाहारी जो व्यंजन बनाए जाते हैं, व्यंजनों की बात ना हो तो व्रतों में तो मजा ही नहीं आता है। यानी कि व्रत जब होता है तो हम ये चिंता करते हैं कि खाना क्या है, जबकि व्रत होता है इसलिए कि नहीं खाना है ना। और जो व्रत नहीं भी रखते ना, वो भी चाहते हैं कि उनको भी वो चीज मिले, तो आज यानी कि ज्यादा बन जाता है घर में। बनाना भी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत कभी कभी बनती हैं ना। और झूला झूलने की जो आज सावन में कहते हैं प्रथा है, चलन आ रहा है, पेड़ों पे झूले पड़ जाते हैं, खूब सखियां मिलकर झूलती हैं, और वही सावन के गीत गाती है, तो कोई कजरी गाता है। और सावन में जब बेटियां जो रेणु जी घर पर अपने मायके लौट कर आती है, तो माँ और पापा का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो खूब बढ़िया बढ़िया पकवान बनाते हैं और उसके लिए उनकी बेटी के लिए खूब अच्छा सा उपहार भी खरीद के रखते हैं कि जब वो आएगी तब देंगे, जब वो जाएगी तब देंगे। तो इस तरह का अच्छा सा एक माहौल बन जाता है, क्योंकि ज्येष्ठ मास की जो गर्मी होती है उसके बाद जब धरती पर फुहार पड़ती है तो सबका मन एकदम खुश हो जाता है, क्योंकि शीतल सी बयार चलती है। और इसके साथ साथ शायद इसीलिए पूजन अर्चन भी शुरू होता है, क्योंकि हम इस मौसम में खास तौर से जब बारिश होती थी तो कोई इधर से उधर जा नहीं सकता था, यात्रा नहीं कर सकता था, इसलिए अपनी अपनी जगह रह के पूरा आनंद मंगल में रहिए आप। और ऐसे ही अलग अलग जगहों पर मेले लगते हैं। खास तौर से अगर हम वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर बहुत अलग तरीके की भक्ति होती है। सावन का मेला लगता है, वहाँ पर तुलसी मानस मंदिर में अलग अलग तरीके की झांकियां सजती हैं और वहाँ मेला लगता है पूरे 1 महीने का। क्या बात है। और ऐसे ही सारी नगरे में हिंडोले लग जाते हैं, नए नए तरीके के आजकल जो झूले आ गए वो लग जाते हैं। अच्छा, वहाँ पे हमने सुना है कि वो भगवान जी को भी झूला झुलाया जाता है ना, सारे देवी देवता झूला झूलते हैं, तो कितना अच्छा लगता होगा ना। बिल्कुल। और जो जैसे मूर्तियां बड़ी हैं, अगर हम शिव जी की बात करें, विश्वनाथ जी की, तो चूंकि वो उसमें उनका जो अर्घ में है तो उनको नहीं झुला सकते, तो एक प्रतीक के तौर पर बाहर एक झूला बनाया जाता है और उसमें मूर्ति बैठाई जाती है और वो पूरा एक प्रतीक के तौर पर रखा जाता है। ऐसे ही जो देवियां हैं जो दीवार में है पत्थर की पाषाण मूर्ति है बड़ी बड़ी, उनको नहीं बैठा सकते, तो उनको एक अलग से झूले में बिठा के छोटी मूर्ति और उनका पूरा आनंद उन्हें दिलवाया जाता है। इस तरह से कितना खूबसूरत लगता होगा। और उसी तरह तो ऐसे ही अगर काशी की बात करें, वाराणसी में तो खास तौर से जब अंतिम दिन होता है यानी रक्षाबंधन, जब वहाँ का सावन का खत्म होता है तो सब जगह जल विहार का खास महत्व है। उसके बारे में हम बाद में विधिवत चर्चा करेंगे। जी। और देखिए मेलों की बात आपने करी तो हरिद्वार का भी मेला है, वहाँ पर भी बहुत लगता है। देवघर झारखंड का श्रावणी मेला भी बहुत प्रसिद्ध है और इसी तरह सब जगह अलग अलग लगते हैं। और अब इस समय हो सकता है वो मेला नहीं लगेगा क्योंकि कोरोना की वजह से, तो वो थोड़ा सा कम हो जाता है। नहीं, हम तो प्रचलन की बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे लगते हैं और कैसे कैसे परंपरा है। और हमें तो इंतजार है कब ये जाए कोरोना, कब मेले लगे और जाके बढ़िया बढ़िया चीजें खरीदें। और ऐसे ही जानकारी देते हैं कि जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनके भी जो दर्शन किए जाते हैं, उनके थोड़े नाम हम बता दें। बिल्कुल। और ये ज्योतिर्लिंग जो है
है वो सोमनाथ का सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग माना जाता है, जो कि गुजरात में स्थित है। इसके साथ मल्लिकार्जुन ये आंध्र प्रदेश में है, महाकालेश्वर जो है वो उज्जैन में है, और मध्य प्रदेश में है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये नर्मदा नदी के पास शिवपुरी द्वीप पर स्थित है। और सोमनाथ तो बिल्कुल समंदर के किनारे है, बहुत खूबसूरत लगता है। वहीं बैजनाथ धाम जो है वो झारखंड में है, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग पुणे के सह्याद्री इलाके में है, और तमिलनाडु में है रामेश्वरम, सब जानते हैं। और महाराष्ट्र में इस तरह से दो हैं, भीमा शंकर, और दूसरा है औरंगाबाद में है घृणेश्वर, जिसे गुमेश्वर के नाम से भी लोग जानते हैं। बिल्कुल। और द्वारिका में है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, और काशी विश्वनाथ की तो बात हमने करी, वो भी ज्योतिर्लिंग वहाँ पर है। और नासिक में है त्र्यंबकेश्वर, और केदारनाथ जो है वो हमारा है उत्तराखंड में हिमालय के पास जी। और ये चारों धामों में सबसे प्रमुख धाम है, जिसकी यात्रा केदारनाथ की, और बहुत ही थोड़ी सी मुश्किल भरी होती है, लेकिन भक्त इतने डूबे होते हैं आस्था में, भक्ति में, कि वो सब जयकारे करते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं। देखो ऐसा है ना कि हम सारी चीजें जो है वो भक्ति और श्रद्धा की जो बात होती है, वो कहते हैं कि क्यों इतनी मुश्किल जगह पर रहे, ताकि हमें ये एहसास हो सके कि जो लोग वहाँ सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो प्रतिदिन इस तरीके की जो दिक्कत, जैसे तुमने कहा ना थोड़ा मुश्किल है, नहीं वाकई मुश्किल होता है, तो हम जाकर कम से कम ये महसूस तो कर सके कि कैसे लोग कितना कठिन जीवन वहाँ व्यतीत कर रहे हैं लोग, और रोज़मर्रा उनको पानी लेना, अपने पशुओं के लिए चारे इकट्ठा करना, खाना पानी सब लेना इतना मुश्किल है, ये हम कम से कम महसूस तो कर सकें। नहीं तो हम तो बड़े आराम से तराई में रह रहे हैं, मैदानी इलाके में, लेकिन जब श्रद्धा की बात आती है तो एक भक्ति से विभोर ये गीत सुन लिया जाए। अंतर्यामी
दर्शन तेरे। वाह। और जब भी भोले शंकर की बात आती है तो बस हिमालय याद आ जाता है। बिल्कुल याद आ जाता है और आंखों के आगे तो बस वो दिखने लगता है और वहां से भी हमें मन से अगर हम वहां तक देख सकते हैं तो हमें शीतलता वहां से मिल ही जाती है। बिल्कुल, है ना। लेकिन ये वो जगह भी है जहां हमारे जाबाज सैनिकों को बहुत मुश्किल चीज़ों का सामना करना पड़ता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जहाँ रहकर वो हमारी सुरक्षा करते रहते हैं। बिल्कुल। और रेणु जी, हमारी एक श्रोता ने, सखी ने लिखकर भेजा है, कमेंट्स पढ़ देते हैं पहले। हाँ, है ना। ये लिखती है कि है मातृभूमि तेरी सदा जय हो, सदा विजय हो। कारगिल दिवस पर हमारे जवानों की वीरता, शौर्य, बलिदान को याद दिलाता है। हमारे देश के सिपाही अपने दिलों में हौसलों की तूफान लिए होते हैं। हमारे मातृभूमि के वीर सपूतों को शत शत प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। और इसके साथ ही इन्होंने सावन मास की शुभकामनाएं भी दी हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छी सी बात लिखकर भेजी है। बहुत बढ़िया। और ऐसे ही हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भेजा है, करगिल विजय दिवस पर अपना बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन समर्पित। तो बात बिल्कुल सही है और हम सब श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। और सभी ने लिखा है कि विनम्र श्रद्धांजलि करगिल विजय दिवस पर शहीद हुए वीर जवानों को। और इस तरह से जैसे कहते हैं ना कि हमारे सर पर हिमालय का छत्र, चरणों में नदियां एकत्र हैं, हाथों में वेद का पत्र है। देश नहीं ऐसा अन्यत्र है, जिस भूमि पर लिया जन्म राम ने, गीता सुनाई श्याम ने, पावन बनाया चारों धाम, स्वर्ग भी नहीं आए जिसके सामने। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। बहुत अच्छा लिखकर भेजा है, इनको हम धन्यवाद देते हैं। और जैसे भाई आज दिन ही ऐसा है ना कि जितना भी हम नमन करें अपनी मातृभूमि को और उन शहीदों को उतना कम है। और भारतवासियों के लिए खास दिवस है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सब जानते हैं कि किस तरह से 1999 में ये युद्ध हुआ जो लगभग 2 महीने तक चला और 26 जुलाई के दिन, आज ही के दिन ख़त्म हुआ था। और भारत के जाबाजों ने अपनी मेहनत, बहादुरी ये सब दिखाया और हमारे देश को बड़ी कामयाबी दिलाई। बिल्कुल। और कारगिल युद्ध जो कारगिल संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है, और भारत और जो दुश्मन देश था उसके बीच में जो युद्ध हुआ था कश्मीर के कारगिल से शुरू हुआ था और बड़ी संख्या में दुश्मन सैनिक ने और आतंकवादियों ने लाइन ऑफ कंट्रोल यानी भारत पाकिस्तान की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भीतर प्रवेश करना उन्होंने शुरू कर दिया था और कई महत्वपूर्ण चोटियों पर उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया था, कब्जा कर ही लिया था बल्कि। और कश्मीर और लद्दाख के बीच के लिंक रोड को तोड़ने की साजिश भी की गई थी, जिससे भारतीय सेना सियाचिन ग्लेशियर से पीछे हट जाए और सरकार पर दबाव बनाया जाए। तो इस तरह की उनकी साजिश थी, लेकिन हमारे जो
जब इस योजना का पता चला हमारे देश को तो ऑपरेशन विजय का आगाज किया गया और जिसमें लगभग 2 लाख भारतीय सैनिकों ने भाग लिया और 527 सैनिक हमारे शहीद हुए, 1300 करीब घायल हुए। ऑपरेशन विजय की सफलता के बाद इस दिन को हम सब विजय दिवस के नाम से मनाते हैं और याद रखते हैं। और हमारे साथी बहुत अच्छा लिखकर भेजते हैं, अच्छा लग रहा है। आप लिख रही हैं कि 26 जुलाई को दिवस मनाया जाता है, ये सब बता चुके हैं। भारत को मिली जीत के 22 साल पूरे होने की खुशी में देश भर में जश्न की शुरुआत हो चुकी है। रविवार को तोलोलिंग, टाइगर हिल और दूसरी बड़ी लड़ाइयों को याद किया गया और इसी के साथ लद्दाख में द्रास क्षेत्र में करगिल युद्ध स्मारक पर 559 दीपक जलाए गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद माननीय इस मौके पर तिलहटी में स्थित स्मारक पर श्रद्धांजलि देने के लिए जाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी इस दिन हर साल इंडिया गेट पर मौजूद अमर जवान ज्योति पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। 60 दिन तक चले इस युद्ध में शहीद हुए भारत के सैनिकों को करगिल विजय दिवस में याद किया जाता है। युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सैन्य टुकड़ियों को इस इलाके से हटा दिया था और अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और इस तरह से जो नायक थे उन्हें करगिल विजय दिवस करगिल युद्ध में शहीद हुए नायकों के इनमें मनाया जाता है की याद में मनाया जाता है जो मातृभूमि की सेवा करते हुए शहीद हो गए थे। इस साल इस दिन प्रधानमंत्री जी दिल्ली में इंडिया गेट पर अनंत लौ अमर जवान ज्योति पर सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि देते हैं, अनंत लौ पर, अमर जवान ज्योति पर, और भारतीय सेना के योगदान को याद करने के लिए करगिल सेक्टर और देश भर में अन्य जगहों पर भी समारोह आयोजित किए जाते हैं। बिल्कुल, और हम अपनी एक सच्ची सी सभी मिलकर के सभी की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं सभी शहीद जवानों को और सुनते हैं एक गीत। चल रही सीमाएं पुकारे सिपाही, सीमाएं बुलाए तुझे चल रही सीमाएं पुकारे सिपाही, सीमाएं बुलाए तुझे चल रही सीमाएं पुकारे सिपाही, सीमाएं बुलाए तुझे चल रही सीमाएं पुकारे सिपाही। सुनो जाने जाने वाले लौट के आना, सुनो जाने वाले लौट के आना, कोई राह देखे भूल न जाना, तुम बिन पल पल रहूंगी मैं बेकल बनके बेहल, संग है तुम्हारे मेरे देश के सिपाही मेरा मन, सिपाही, सीमाएं बुलाए तुझे चल रही सीमाएं पुकारे सिपाही। सुनो जाने वाले
जाने वाले घर के ये कमरे आंगन द्वारे राह तकेंगे ये भी तो सारे घर के ये कमरे आंगन द्वारे राह तकेंगे ये भी तो सारे खाली रहेगी कुर्सी तुम्हारी प्यासी रहेगी फूलों की क्यारी तरसेगा तुमको सारा घराना बाहों को पसारे सुनो तुम्ही को पुकारे इस घर का आंगन जाओ तुम चाहे कहीं साथ है मेरी धड़कन मेरा मन मेरा मन सीमाएं बुलाए तुझे चल रही, सीमाएं पुकारे सिपाही, सीमाएं बुलाए तुझे चल रही, सीमाएं पुकारे सिपाही। सुनो जाने वाले लौट के आना कोई राह देखे भूल न जाना बिन पल पल रहूंगी मैं बेकल बनके बेहद संग है तुम्हारे मेरे देश के सिपाही मेरा मन मेरा मन सीमाएं बुलाए तुझे चल रही, सीमाएं पुकारे सिपाही, सीमाएं बुलाए तुझे चल रही, सीमाएं पुकारे सिपाही, सीमाएं बुलाए तुझे चल रही। तो भाई जब सीमा पर इस तरह से कोई पुकारता है तो एक जज्बा आ जाता है मन में, और इस तरीके के गीत सुनकर तो बिल्कुल रोमांच सा होने लगता है ना। बिल्कुल, ये गीत तो है एलओसी फिल्म का, और इसके पहले जो हमने शिव जी के ऊपर सुनाया था वो बैराग फिल्म का ये गीत था। और रेणु जी, एक सखी ने छोटी सी बात लिखकर भेजी है, श्रोता है, अंबर तो क्या है तारों को हम छू लें, आपने तो छू लिया, प्रिया मलिक, मीरा बाई चानू। क्या बात है, इन दोनों के लिए बहुत ढेर सारा कहना चाहिए कि ढेर सारी तालियां, ढेर सारी शुभकामनाएं, आगे और इसी तरह से ये जीतती रहें, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक जो शुरू हुआ है इसमें भारत की बेटियों ने एक बार फिर से परचम लहरा दिया। और आप सब जानते हैं वैसे तो पहला मेडल मीराबाई चानू ने भारत के नाम कर दिया। उन्होंने 49 किलोग्राम कैटेगरी में कुल 202 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक पर विजय प्राप्त की, और इस तरह देश को वेटलिफ्टिंग में 21 साल बाद ओलंपिक मेडल मिला है। सन 2000 में सिडनी में कर्णम मल्लेश्वरी ने ब्रॉन्ज पदक जीता था, और ये पहली बार था जब किसी ने ब्रॉन्ज पदक जीता था। और मीराबाई चानू ने सन 2018 में कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड यानी कि स्वर्ण पदक, और अब तो ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीत लिया। क्या बात है। तो देखो भाई, ऐसा है ना, वैसे तो हमारे बहुत सारे साथियों को ये सब बातें कल से पता है, परसों से सुन रहे हैं, लेकिन ये सब बातें जितनी बार की जाए ना उतनी कम है। पर हमारे और आपके मुंह से तो बहुत अच्छी लगेंगी ना है ना, भाई खुद ही तारीफ कर ले, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे साथी हमारे अलग अलग समय पर सुनते हैं। लेकिन वहीं जीत के बाद क्या हुआ मंजरी? भाई जीत के बाद तो ये हुआ रेणु जी कि मीराबाई चानू ने अपनी माँ को याद किया और कहा कि ये
मेरे लिए सपना सच होने जैसा है। मैं ये मेडल अपने देश और यहाँ के करोड़ों लोगों को समर्पित करती हूँ। उन्होंने लगातार मेरे लिए प्रार्थना की है। मैं अपने परिवार वालों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और मेरी माँ ने मेरे इस सफ़र में साथ दिया। उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मेरे लिए कई त्याग किए। क्या बात है। ये है विनम्रता की निशानी चानू के लिए। और वहीं उन्होंने सरकार, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एसएआई जो है एसोसिएशन, ओलंपिक एसोसिएशन भारत का जो है, उसमें वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इन सब के लिए भी, अपने कोच, सबको उन्होंने धन्यवाद दिया। और अच्छी बात है कि उन्होंने सबको याद किया ऐसे मौके पर, क्योंकि जब खुश होते हैं हम तो बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन उन्होंने वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को भी याद किया, बधाई दी। प्रधानमंत्री जी ने उनको बधाई दी, भाई जाहिर है देश के लिए इतना काम किया है। तो इस तरह से हर कोई उनको दिल से धन्यवाद दे रहा है, बधाई दे रहा है। और ये सुखद शुरुआत इन्होंने की। और इन्होंने जहाँ पर रजत पदक जीता, वहीं चीन की होऊ जिहुई ने 210 किलोग्राम वजन उठाकर ये कहना चाहिए स्वर्ण पदक जीता। और इंडोनेशिया की कैंटिका विंडी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो मीराबाई चानू ने कहा, ये महिलाओं को वेट लिफ्टिंग में खेलने के लिए प्रोत्साहित करेगा। बिल्कुल रेणु जी, और उनको इस बधाई पर हम सभी की ओर से खूब सारी, मतलब इस जीत के लिए हम सभी की तरफ से खूब सारी बधाई और शुभकामनाएं दे देते हैं। और एक खबर और है जो हंगरी के बुडापेस्ट में चल रही थी, और वर्ल्ड कैडेट कुश्ती चैंपियन जिसमें भारत की प्रिया मलिक ने 73 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। और यही भारत की बेटियों ने इस इवेंट में 3 और गोल्ड मेडल और 5 मेडल उन्होंने और भी जीते थे। प्रिया ने फाइनल में बेलारूस की पहलवान को 5-0 से हराया। प्रिया के अलावा 2 पहलवानों ने भी ब्रॉन्ज मेडल में अपने नाम किए उन्होंने, और जिसमें तनु ने 43 किलो में और कोमल ने 46 किलो में स्वर्ण पदक जीता। वहीं वर्षा ने 65 किलो वेट में और अंतिम ने 53 किलो वेट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। यानी कि हमारे जो महिलाओं के साथ साथ जो हमारे पुरुष वर्ग के खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी हैं, वो भी आगे बढ़ रहे हैं। और इस तरह से जीत का जश्न तो अभी जारी है। हमें इंतजार है कि और भी पदक आते हैं, क्योंकि खेल अभी शुरू हुए हैं। 8 अगस्त तक ओलंपिक चलेगा। लेकिन जो सबसे पहले तुमने 2 पंक्तियां सुनाई थी हमारे साथी की ना, अंबर तो क्या है तारों को हम छू लें, आपने तो छू लिया प्रिया मलिक और मीराबाई चानू। तो यहाँ पर इन्होंने प्रिया मलिक का नाम पहले ही दे दिया था और बता दिया कि किस तरह से और भी जगह खेल हो रहे हैं। तो इस खुशी में जब हमारे देश की बच्चियां इतना अच्छा कर रही हैं, या देश ने जिस तरह से नाम रोशन किया देश का, तो गीत सुनते हैं बढ़िया सा, है ना। जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। हम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे। जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल।
पल की ये गुजारिश है, मरना क्यों, जी लेना बूंदों को, पी लेना तेरे ही सपनों की बारिश है। पानियों को रास्ते तू बनाने दे, रोशनी के पीछे खुद को जाने दे। रहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। रहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं। वाह क्या बात है। चीनू ने पाया सिल्वर, प्रिया ने जीता गोल्ड, एक बनी विश्व चैंपियन, दूसरी ने पाया ओलंपिक में गोल्ड। क्या बात तो है। ये सब कितने उद्गार हैं निकलते आ रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है। सब लोग लिख रहे हैं कि सबके मुंह से जीत की बात अच्छी लगती है, कोई भी बोले ये बात तो हमेशा अच्छी लगती है। बिल्कुल। वहीं एक बात और बताना चाह रहे थे कि हमने गलती से कहा था कि महाराष्ट्र में है 2 ज्योतिर्लिंग, और भी हैं जी। 4 या 5 हैं। तो इस तरह से हमारा जो देश है अलग अलग जगहों पर इसलिए बनाया है कि हम अलग अलग जगहों पर घूम सकें। और घूमने की जब बात आती है तो जब साहित्य की बात आती है जी। तो हर जगह अलग अलग अपनी अपनी भाषा में साहित्य रचा गया और सर्वोच्च सम्मान भी दिया जाता है। उसमें भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी को ही दिया जाए। और आज हम बात करना चाहते हैं आधुनिक हिंदी कवियत्रियों में से जो एक हैं गगन गिल के बारे में, जी है ना? बिल्कुल। और आधुनिक हिंदी कवित्रों में से जिनका हम आज जिक्र करने जा रहे हैं, आपका जन्म 18 नवंबर सन 1959 दिल्ली में हुआ। मूलतः वे पत्रकार रहीं, आगे चलकर वे पत्रकारिता की जगह कविता में अधिक सक्रिय हो गई। एक दिन लौटेगी लड़की, अंधेरे में बुद्ध, यह आकांक्षा समय नहीं और थपक थपक दिल थपक थपक उनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। उनकी अधिकांश कृतियों में बुद्ध की करुणा और उनके सत्यों को नितंब प्रतिबिंब के रूप में रचा गया है। इसके साथ ही वे सफल अनुवादक भी हैं और उन्होंने 10 पुस्तकों का अनुवाद भी किया है। वैसे सबसे पहले 4 लाइनें पढ़ना चाहते हैं मंजरी। एक दिन लौटेगी लड़की, हथेली पर जीभ लेकर, हाथ होगा उसका लहू से लथपथ, मुंह से टपका लहू कपड़ों में सूखा हुआ, फिर धीरे धीरे मुंह उसका आदी हो जाएगा, कपड़ों के खुशनुमा रंग उसके चेहरे पर लौटेंगे, एक दिन लौटेगी लड़की। कुछ इस तरह से उनकी लेखनी चलती है। और उनका लिखा और भी अगर हम बात करें तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर आधारित बेजोड़ गद्य कृति है अवाक। मतलब ये जो ऐसी इनकी जो कृति है ये सबको बहुत अच्छी लगी। बहुत सारे पाठक बहुत इसको पसंद करते हैं। और अंग्रेजी साहित्य में आपने एमए किया और हिंदी साहित्य कोश की आपने बहुत सेवा की, उसको समृद्ध किया। वहीं अंग्रेजी साहित्य के प्रति भी आपने बहुत काम किया। उनकी कविताएं कई अमेरिकी, ब्रिटिश और जर्मन विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम का हिस्सा भी हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और कई भाषाओं के शीर्ष लेखकों की प्रतिनिधि रचनाओं का आपने अनुवाद भी किया। चूंकि भाषा पर इतना अधिकार था आपका, तो आप भाई अनुवाद के लिए भाषा पर अधिकार होना बहुत जरूरी है। और जहां उन्होंने कविताएं लिखी वहीं गद्य संग्रह में दिल्ली में उन्नीदे लिखा, यात्रा वृतांत अवाक है, देह की मुंडेर पर 2018 में लिखा और गगन गिल द्वारा लिखा गया यात्रा वृतांत अवाक की गणना BBC सर्वेक्षण के श्रेष्ठ हिंदी यात्रा वृतांतों में की गई। और सन 1883 से लेकर 93 में उन्होंने 11 साल साहित्य संपादन किया। सन 1992-93 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में पत्रकारिता के लिए उन्हें फेलोशिप भी मिली और कई जगह विदेशों में कविता पाठ आपने किया। भारतीय प्रतिनिधि लेखक मंडल के सदस्य के तौर पर आप फ्रांस, इंग्लैंड, मॉरिशस, जर्मनी के देशों में आपने यात्राएं भी की और उन्हें भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 1984 में, संस्कृति सम्मान 1989 में
और केदार सम्मान सन 2000 में, हिंदी अकादमी साहित्यकार सम्मान 2008 में, और द्विजदेव सम्मान सन 2010 में मिला। और इंटरनेशनल राइटिंग प्रोग्राम द्वारा आयोजित जो आयोवा में हुआ था, आयोवा में हुआ था, हाँ, वो सन 1990 में मिला। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की नेमन पत्रकार फेलो 1994 से 96 में मिली। आपने कविता, यात्रा वृत्तांत, अनुवाद, संपादन जैसी विधाओं में लेखन किया है। कितनी विविधता है आपकी रचना। बिल्कुल। और गगन गिल का साहित्य के प्रति रुझान जो था वो बचपन से था। वे कविता प्रतियोगिता में भाग लिया करती थी। घर में साहित्यिक माहौल होने के कारण बड़े बड़े साहित्यकार घर में आया करते थे। और उसी समय का एक उनका किस्सा है, जब वो 14 वर्ष की थी जी, तो वे अपनी माँ के साथ उनकी दोस्त डॉक्टर दुआ के घर पार्टी में गईं, जहाँ उनकी मुलाकात कृष्णा सोबती जी से हुई। जब उनसे मिलवाया गया तो कृष्णा जी ने उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया और काफ़ी देर तक वे सहलाती रही, और गगन जी उनके काले चश्मे और मक्खन की तरह मुलायम गोरे हाथों को निहारती रही। तो भाई इस तरह से क्या होता है ना कि जी इनका जो वय है 14 वर्ष की आयु होती है, कैसे आकर्षित कर लेती है। जैसे उन्होंने निहारा तो बिल्कुल एकदम स्तब्ध रह गई, और इसी तरह कहीं ना कहीं उनके मन पर इतना असर पड़ा कि गहरी छाप छोड़ दी। तो बस एक कहानी उन्होंने लिखी, और उसके एक पात्र का व्यक्तित्व कृष्णा सोबती के व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित था। तो लेखक अपने ढंग से अपनी जो भी चीज़ें उसके दिल पर छप जाती हैं उसको कहीं ना कहीं कलम के माध्यम से हम तक पहुंचा देते हैं। बिल्कुल, यही तो खूबी है। और इसके बाद 17 वर्ष की उम्र के आसपास वे अमृता प्रीतम से मिली, और उन्होंने गगन गिल को पंजाबी में लिखने को कहा। वो कहती थी कि युवा पीढ़ी को अपनी भाषा में लिखना चाहिए। और इस तरह गगन गिल ने लिखना सीखा। वे पंजाबी पढ़ लेती थी, लेकिन लिखना उन्हें बाद में आया। लेकिन हिंदी में लिखने में वो ज़्यादा सहज महसूस करती थी। इस तरह करीब 35 वर्ष लंबी उनकी रचना यात्रा रही, और गगन गिल द्वारा बहुत सी कविताएं लिखी गई। तो उसमें एक थोड़ी सी लाइन हम पढ़ते हैं कि मुझे यदि पता होता क्या करना है इस दिन का, ये दिन तुम्हारे ना होने का, अंधी आंख जैसा सफ़ेद दिन, मुझे यदि पता होता कैसे रोकनी है ये घड़ी, रक्त में करती टिक टिक, दही जमाती सिर में, मालूम होता यदि कैसे मोड़नी है पत्तल सूखी देह की इस पत्ती की। इस तरह की उन्होंने कविता लिखी। और एक बार फिर हम शुरू करते हैं, एक दिन लौटेगी लड़की, जिसको थोड़ा सा आगे तक पढ़ना चाहेंगे जी। और ये है, सोचेगी नहीं वह भूल कर भी अपनी हथेली के बारे में, जीभ के बारे में, क्योंकि लड़की कुछ नहीं सोचेगी। एक बार बंजरी इसको शुरू से पढ़ते हैं। जी, शुरू से। एक दिन लौटेगी लड़की, हथेली पर जीभ लेकर, हाथ होगा उसका लहू से लथपथ, मुंह से टपका लहू कपड़ों में सूखा हुआ, फिर धीरे धीरे मुंह उसका आदी हो जाएगा, कपड़ों के खुशनुमा रंग उसके चेहरे पर लौटेंगे। सोचेगी जी, सोचेगी नहीं वो भूल कर भी अपने हथेली के बारे में, जीभ के बारे में, क्योंकि लड़की कुछ नहीं सोचेगी। और इस तरह दहशत के बीचों बीच लड़की में कुछ नहीं कांपेगा, ऐसा कुछ भी नहीं जिसे धड़कता हुआ कह सके। सिर्फ अभी अभी उसमें एक सपना धड़केगा, या सपने में लड़की। उस कभी कभार वाले दिन लड़की निकलेगी सपने की नाल से अलग लिथड़ी देह लेकर, उस दिन से बहुत दिनों दूर हथेली पर जीभ खींच लाए। उस दिन से बहुत दिनों दूर सपनों में लड़की झांकेगी अंधे कुएं में, भीतर होगी जिसके अंधी एक और लड़की, आंखें जिसकी देखेगी जिसे भी अंधा कर देगी। लड़की सोचेगी, जो हिस्सा अंधा होना था हो गया, जो चुप होना था वो हो गया, जो लाचार होना था वो भी हो गया। फिर अब भला वो क्या करती है? अंधे कुएं में बैठी? वो यह सब सोचेगी, लेकिन सिर्फ सपने में। दिखने में तो बाहर से वह खुशमिजाज होगी, मुंह उसका जुबान बिना आदि, आंखें उसकी दृश्यों से दूर, रंग उसके चेहरे में गड्डमड। जुबान के बारे में वो कभी नहीं सोचेगी, जुबान के बारे में वो कभी नहीं सोचेगी, भूल कर भी नहीं। न जुबान के बारे में, न हथेली के बारे में, न होठों के बारे में। एक दिन लौटेगी लड़की हथेली पर जीभ लेकर।
भाई इस तरह से आज फिर सावन की बात आ जाती है, तो बस मेहंदी जैसे तुमने कहा कि याद आ जाती है, तुमने गाना भी सुना दिया। बिल्कुल। और हम चलते हैं कला की के ओर। बारे में। पेपर मैशी एक ऐसी कला है जिससे बड़ी सुंदर सुंदर वस्तुएं बनाई जाती हैं और इसमें चटक रंगों का इस्तेमाल होता है और लगेगा बस इसको खरीद लो। और और वैसे तो पेपर मैशी कला जो है वो कश्मीर की है जी। तो वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार है, बहुत लोग बनाते हैं वहाँ पर और इससे अनेक प्रकार की चीज़ें बनाई जा सकती हैं, बॉक्स, लैंप, पेन केस, बुक कवर, खिलौने, फूलदान और अन्य बहुत सारी चीजें। यानी आप जितना भी सोच सकते हैं वो आप इस तरह से बना सकते हैं। गोंद, स्टार्च, मिट्टी और ये सब मिलाकर इस तरह से इसका उपयोग करते हैं। कश्मीर में इसको कला को वैसा बताया जाता है कि 14वीं शताब्दी में फारस के मुस्लिम संत मीर सैयद अली हमदानी द्वारा लाया गया था। वहीं पेपर मैशी हस्तशिल्प कश्मीर की कला के रूप में जानी जाती है, जिसे करे कलमदान के रूप में जाना जाता है। वो इसलिए कि लेखन सामग्री को रखने वाली वस्तुओं को इसके माध्यम से ज़्यादा बनाया जाता था और कुछ लोग चीन में इसकी खोज कहते हैं। अब ये तो बहुत इसका इतना पुराना इतिहास है कि समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ, पेपर मैशी एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ है मसले और कटे हुए कागज। बिल्कुल, तो इसी से ये बनता है जी। और पेपर मैशी बनाने के लिए दो श्रेणियां हैं, एक सख्त साजी वस्तु बनाना और दूसरा है नक्काशी यानी सतह को चित्रित करना। अब सख्त साजी जो है वो बेकार के कागज, कपड़े, चावल और भूसे यानी गोंद मिलाकर उसमें उससे लुगदी तैयार की जाती है। इसके बाद इसके पेस्ट को लकड़ी या सख्त साजी में बेकार के कागज, कपड़े, चावल और भूसा और गोंद मिलाकर बनाया जाता है और इस पेस्ट को लकड़ी या पीपल के सांचों की मदद से आकार दिया जाता है। फिर कई प्रक्रियाओं को कर करके ये वस्तुएं उसमें बनाई जाती है, रंगा जाता है और बाद में उसमें कांच भी चिपकाए जाते हैं उसको खूबसूरत बनाने के लिए। वैसे पेपर मैशी से मुखौटे, खिलौने, झालर, सिंदूरदान, कटोरे, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि डिब्बे आदि भी बनाए जाते हैं और खूब सुंदर सुंदर छोटे छोटे बॉक्स भी बनाए जाते हैं। मुखौटों की आकृति ले लेते हैं, बस अखबार के किताबों के टुकड़े करते हैं और पानी में 4-5 मिनट भिगो देते हैं कि वो खूब गल जाए और फिर इसे सांचे पर चिपका दिया जाता है गोंद के इसके सहारे और फिर इसे सुखा लेते हैं और फिर इस तरह से जब सांचा हटा देते हैं तो वही आ जाता है स्वरूप उसका। उसके बाद इसको जैसा आप चाहें रंग दे दें और इसमें पिसी हुई मेथी का गाढ़ा घोल भी डाला जाता है ताकि उसमें लस जो होती है वो चिपका देती है। इसको अगर आप करते हैं तो 2-3 दिन तक गलाते हैं और तब ज़्यादा अच्छा बनता है। इस लुगदी से मनचाही आकृति बनाकर, जैसे हमने कहा ना, कटोरा, फूल, कछुआ, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। अब ये आपके ऊपर है, तरह तरह के खिलौने, तरह तरह के पक्षी, मतलब कई चीज़ें बनाई जा सकती हैं। इसको फिर जब सूख जाता है तो इसमें रंग कर लेते हैं और जैसे कांच के टुकड़े जैसे कहा वो भी छोटे छोटे जब चिपका देते हैं तो उसकी जो शोभा है वो और बढ़ जाती है। बिल्कुल। और कई बार लुगदी में मिट्टी व गोंद मिलाकर भी इसको बनाया जाता है। वहीं लुगदी में खड़िया यानी चॉक पाउडर मिलाकर भी इसको बनाते हैं। इसकी कुछ मात्रा रहती है कि 1 किलो कागज की लुगदी ले और 1 पाव गोंद और 5 किलो खड़िया पाउडर। बस करना क्या है, कागज को भिगोना है, लुगदी बनानी है और पानी उसका दबा कर निकालना है। इसके बाद आप खड़िया पाउडर मिला दीजिए और सानते जाइए, फिर आप गोंद मिलाइए और उसमें सारी चीजें मिल जाए तो आप मूर्ति बना लीजिए। हाँ, मतलब एक तरह से ये मिट्टी जैसे तैयार हो गई और इसके बाद आप मिट्टी से जैसे मूर्तियां आदि बनाई जाती हैं वैसे आप बना सकते हैं। अच्छी बात यह है कि ये बहुत हल्का होता है तो इसको रखना उठाना बड़ा आसान होता है और बहुत सुंदर सुंदर रंग इसमें आते हैं। बिल्कुल। और रेणु जी कुछ और आप बताने वाली थी? देने की कला की हम बात कर रहे थे, लेकिन उसके पहले सुनते हैं गीत। जाने न नजर पहचाने जिगर ये कौन जो दिल पर छाया। मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। जाने न नजर पहचाने जिगर ये कौन जो दिल पर छाया। मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। आवाज़ किस
पर छाया, मुझे रोज रोज तड़पाया, मुझे रोज रोज तड़पाया। ढूंढेंगे उसे हम तारों में, सावन की ठंडी बहारों में। ढूंढेंगे उसे हम तारों में, सावन की ठंडी बहारों में। पर हम भी किसी से कम तो नहीं, क्यों रूप को अपने छुपाया, मुझे रोज रोज तड़पाया, मुझे रोज रोज तड़पाया। जाने न नजर पहचान जिगर, ये कौन जो दिल पर छाया, मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। बिन देखे जिसको प्यार करो, अगर देखो उसको जान भी दो। बिन देखे जिसको प्यार करो, अगर देखो उसको जान भी दो। एक बार कहो जादूगर, ये कौन सा खेल रचाया, मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। भाई जो है ना, देकर भी इतनी खुशी मिलती है। और हमारे साथी बहुत अच्छा लिख रहे हैं, अच्छा लगा है कि ये लिख रहे हैं कि बहुत हद तक हम अपने मोह पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब हम कुछ दे देते हैं तो उस पर से हमारा अधिकार कम हो जाता है। बिल्कुल। और वैसे तो इस विषय पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है रेणु जी, और मेरे विचार से किसी को आशीर्वाद दिया जा सकता है, किसी की मदद करके उससे मदद दी जा सकती है, किसी को उपहार दिया जा सकता है। परंतु आज आपने मुझे इस विषय पर क्या सोचा है ये तो मुझे कुछ ज्ञात नहीं, परंतु देना एक शुभ कार्य है, क्योंकि देता वही है जिसके पास कुछ रहता है। और अगर दान भी दिया जाए तो इस प्रकार दिया जाए कि दाएं हाथ से दिया जाए और बाएं हाथ को मालूम ही ना पड़े। जी हाँ, तो ये बहुत जरूरी है कि इस तरह से देना चाहिए, यानी कि विनम्रता होनी चाहिए और ये एहसास आपके अंदर नहीं होना चाहिए कि हम दे रहे हैं, क्योंकि सच बात है हमें भी किसी ने दिया, हमारी कोई चीज ही नहीं है। और इस पर एक बड़ी अच्छी सी बात है किस तरह से दिया जाए। तो इसमें एक नॉर्वे में, देश में बहुत अच्छे ढंग से एक रेस्टोरेंट है और वहां पर एक प्रचलन है कि जैसे ही आपने जैसे वहां पर आप प्रवेश लिया और आप 3 लोग गए हैं, तो कोई बैठा था, उन्होंने बोला कि हमने देखा, तो उन्होंने कहा 5 कॉफी 2 सस्पेंशन। तो वो चौंक गया कि ये सस्पेंशन क्या है। तो पता चला कि 3 ही कॉफी उन्हें सर्व की गई, यानी उनको 3 कॉफी चाहिए थी, उन्होंने 5 कॉफी का पैसा दिया। इसी तरह से कोई दूसरे सज्जन आए, उन्होंने कहा भाई 2 लंच 1 सस्पेंशन जी। तो देखा 1 लंच उनको दे दिया गया। अब ये सस्पेंशन कहाँ जा रहा है, तब मालूम हुआ कि जैसे कि अच्छा हाँ, फिर थोड़ी देर बाद कोई व्यक्ति आया, उन्होंने कहा कोई सस्पेंशन कॉफी है, तो उन्होंने कहा लीजिए, एक कॉफी उन्हें पेश कर दी गई और उनसे पैसे नहीं लिए गए। तो ये जो सस्पेंशन वाली चीज है, जिसको निलंबित कर दिया गया, वो कॉफी जो लोग आते हैं जरूरतमंद जिनको खाना खाना है, उन्होंने पूछा एनी सस्पेंशन लंच, तो उनको लंच दे दिया गया। क्या तो बात कुछ है। इस तरह से क्या हम नहीं कर सकते? जी बिल्कुल तो कर सकते हैं, और बहुत अच्छी जानकारी आपने दी रेणु जी। तो ये जो है ना, ये हमें ऐसे सोचना चाहिए कि चलिए इस तरीके का अगर कोई आपके पास रेस्टोरेंट का मालिक है तो आप उनसे बात करें और कुछ इस तरीके से शुरुआत की जाए। या सच बात है कि बताने का मतलब यही है कि ये पता नहीं चलना चाहिए कि हमने किसको दिया, और खाने वाले या लेने वाले को भी न पता चले कि कौन हमें दे रहा है। बिल्कुल, तो कितना ही अच्छा हो। बिल्कुल ऐसे ही भाव रखने चाहिए, जैसे कि माँ बाप अपने बच्चों को दुआएं देते हैं, इस प्रकार की देने की कला में सहजता और सरलता होनी चाहिए। और विनम्रता बहुत जरूरी है कि आप किसी को दे रहे हैं तो उसके बाद आप किसी को पता नहीं चले, आप किसी की भी मदद करें कहीं पर भी, चाहे बच्चे को आप किताब दे रहे हो, चाहे खरीदवार दवा लेने कोई गया हो तो आप दवा के पास, उसके पास पैसे नहीं, तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह के भाव रखने चाहिए जी। और अब बिल्कुल भी समय नहीं है रेणु जी, तो हम लेते हैं इस सखी सहेली का मंच से विदा। तो सभी सखियों और श्रोताओं को मंजरी वर्मा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली।